दोस्तों, आज पेश है अमरदीप का रहस्य। एक और चित्र है। काना शैतान, शैतान की चाल। आपने पढ़ा? नहीं पढ़ी हो तो दो तीन कॉमिक्स आगे ही डाल रखी है। वे कॉमिक्स, ये स्टोरी है उसकी। शुरू करते हैं दोस्तों। राजकुमारी सोनप्रभा से संबोधित होकर कालदूत ने प्रतिक्रिया से युवराज चंद्रसेन को इतना जान गया था कि राज सिंहासन में बैठा व्यक्ति राजा सूरवीर सिंह नहीं है। अतः वह बंधन मुक्त होते ही चंद्रसेन जिज्ञासा भरे स्वर में बोला, महाराजा सूरसेन का स्थान आपकी देखरेख में हमें आश्चर्य हो रहा है कि महामंत्री आखिर महाराज कहाँ हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। आपका हैरान होना उचित है युवराज, किंतु हमें आपके आश्चर्य का निवारण कर सकते हैं। आपके हृदय में कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते। बेहतर होगा कि आप महाराज के विषय में कोई प्रश्न न करें। आप हमारे मेहमान हैं, अतः आपकी खुशी का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। हमें खुशी होगी कि तभी होगी जब महामंत्री जी हम प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आखिर ऐसी बात है क्या है आप हमारे प्रश्न को टालना चाहते हैं? यह एक महत्वपूर्ण और दुखदतापूर्ण घटना है युवराज। आज तक राजकुमारी के सिवा हमने किसी को इस विषय में नहीं बताया। ऐसा क्या घटा जो महामंत्री जी सिवा आपने हमारे गहन दुविधा में डाल दिया है? महामंत्री जी, अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ। और चंद्रसेन और राजकुमारी बेझिझक केतु के पीछे चल पड़े। और काल केतु चंद्रसेन को सोनप्रभा को महाराज सूर सिंह के शयन कक्ष में ले गया, जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था। यह आपके सवाल का जवाब। ओह महाराज, पाषाण की मूर्ति में यह क्या देख रहा हूँ? पिताजी, अपने पिता को पाषाण प्रतिमा में देख राजकुमारी करुणा विलाप करती हुई महाराज सूरसेन की प्रतिमा से जा लिपटी। तभी स्तंभ सी हालत में खड़े चंद्रसेन को ध्यान कालकेतु की अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, यही है राजा था जिससे हम आपको प्रकट कर आपको दुखी नहीं करना चाहते थे, जबकि महाराज का पत्थर का हुआ है, जिनसे उनके कक्ष में किसी को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी। किंतु आपने जिद की तो हम इनकार न कर सके। लेकिन महाराज को यह अवस्था कैसे हुई? बहुत समय पहले कि साधु ने भविष्यवाणी की थी कि पिछले जन्म का श्राप के वश राजकुमारी का विवाह योग्य होगी तो महाराज का जिस्म पत्थर का हो जाएगा। अतः साधु का कहा सच हुआ। क्या आप इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? क्यों नहीं है? तो आप हमें बताइए, महाराज को श्राप से मुक्त करने के लिए क्या करना होगा? सोच लीजिए युवराज, यह काम इतना आसान नहीं है, अपनी जान भी जा सकती है। आप उपाय बताइए महामंत्री जी, हमें अपनी जान पर खेल कर उसको पूरा करेंगे। और चंद्रसेन कालकेतु की चाल से बेखबर था। जब कालकेतु समझ गया कि चंद्रकेतु की योजना के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका है, वह अपना इरादा स्पष्ट रूप से जाहिर करता हुआ बोला, महाराज को श्राप से मुक्त करने का एक उपाय है, और वह है अमरदीप। अमरदीप से महाराज के शरीर पर छुआते ही महाराज फिर से जीवित हो उठेंगे। लेकिन अमरदीप है कहाँ? उसे हासिल कैसे करना है? तभी कालकेतु चंद्रसेन की बात काटता हुआ बोला, अमरदीप भयंकर घाटी में स्थित मायावी तालाब के अंदर एक कमल में मौजूद है। वैसे भयंकर घाटी तक आपको पहुंचाने का जिम्मा आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। किंतु भयंकर घाटी
में पहुंचकर महल में दाखिल होकर अमरदीप को हासिल करना आपकी जिम्मेवारी होगा। ठीक है, अब आप फौरन हमारे प्रस्थान का प्रबंध कीजिए। तभी, नहीं युवराज नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो हमें कुछ नहीं होगा राजकुमारी, आप हमारी सफलता की कामना कीजिए। हमें विश्वास है हम सफल होकर लौटेंगे। कालकेतु भी अपने सोनप्रभा और चंद्रसेन के बीच हो रही बातें खामोशी से सुन रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। युवराज, आप काफ़ी थके हुए हैं, अब आपको भोजन आदि कर कुछ देर के लिए विश्राम करना चाहिए। राजकुमारी स्वयं ध्यान रखेगी कि आपको किसी चीज़ की कोई असुविधा ना हो। शाम को हम आपसे फिर मिलेंगे। इतना कहकर कालकेतु उन दोनों के कक्ष में अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। बाहर शत्रुजीत बेचैनी से आलम में चहलकदमी कर रहा था और कालकेतु को बाहर आते देख वह उसके साथ चलता हुआ अधिक स्वर में बोला, महाराज, आपने वादा किया था कि महाराज सोनप्रभा का महाराज की सोनप्रभा का विवाह मुझसे होगा। सोमप्रभा का विवाह तुमसे ही होगा सेनापति, किंतु हमारा मकसद पूरा होने के बाद, लेकिन अमरदीप हासिल करने के बाद अगर चंद्रसेन की नीयत बदल गई तो हम इस संभावना को बेखबर नहीं हैं सेनापति। हम अपने खास वफादार आदमी को चंद्रसेन के साथ भेजेंगे। अमरदीप हाथ में आते ही चंद्रसेन को ख़त्म कर देगा। हाँ, फिर तो यह कार्य आप मुझे सौंप दें। चंद्रसेन की मौत के घाट उतारते ही मुझे हार्दिक प्रशंसा होगी। चंद्रसेन को तुम्हारी इच्छा स्वाभाविक है सेनापति, किंतु तुम्हारी यही इच्छा तुम्हें किसी दिन गलत कदम के लिए प्रेरित कर सकती है। बातें करते करते कालकेतु एक शयन कक्ष में की तरफ रवाना तक जा पहुँचे, लेकिन हमें चंद्रसेन के साथ केशव पंडित को भेजना निश्चय किया है। केशव पंडित हमारे कक्ष के भेज दो और रवानगी से पूर्व हम उसे कुछ अच्छी तरह समझा देना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। और सेनापति शत्रुजीत कालकेतु के आदेश का पालन करने के लिए द्वार से वापस लौट पड़ा। चंद्रसेन की मृत्यु मेरे हाथ न सही पंडित के हाथों तो होगी। चंद्रसेन के मरते ही मेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा। और शाम होते ही कालकेतु चंद्रसेन को सोनप्रभा के अपने कक्ष में बुला लिया। युवराज, आपने भंवर घाटी में प्रस्थान करने का समय हो गया है। हमारे साथ पर हमने सारे प्रबंध कर लिए हैं, तो फिर देर किस बात की। प्रधानमंत्री जी, हम तैयार हैं। चंद्रसेन की स्वीकृति मिलते ही कालकेतु ने ताली बजाई। अगले ही पल केशव पंडित के साथ एक संदूक उठाए कक्ष में भीतर हुआ। जब पंडित ने संदूक को फर्श में रख दिया और कालकेतु से बोला, यह है केशव पंडित जी, भयंकर घाटी की यात्रा यह आपके साथ आपके अंगरक्षक के रूप में करेगा, लेकिन हमें किसी अंगरक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी महामंत्री जी। हम अपनी रक्षा खुद ही करना जानते हैं। हम आपके पराक्रम से अनभिज्ञ नहीं हैं राजकुमार, किंतु खतरनाक यात्रा के आप अकेला जाना उचित नहीं है। केशव पंडित हमारा खास वफादार और बहादुर योद्धा है, अगर इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। तभी राजकुमारी कालकेतु से बात का समर्थन करते हुए बोली, महामंत्री जी ठीक कह रहते हैं युवराज, एक अंगरक्षक के साथ ले जाने में अर्ज क्या है। कम से कम हमारे दिल को यही तसल्ली रहेगी कि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है राजकुमारी जी, आपकी तसल्ली के लिए हम पंडित को साथ ले जाते हैं। और राजकुमारी सोनप्रभा की दखलबाजी से कालकेतु को परेशानी का हाल हो गया। अगले ही पल कालकेतु के आदेश पर केशव पंडित ने संदूक खोला, उसमें रखा कालीन निकालकर फर्श पर बिछा दिया। यह जादुई कालीन आप दोनों को भयंकर गाड़ी पहुंचाने देगा। उसके बाद आपको विवेक और बुद्धि से अपने अमरदीप तक को पहुंचाएगी, और इससे ज़्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन हम वापस कैसे लौटेंगे? अमरदीप
को हासिल करने कर आप लोग जैसे भी कालीन पर सवार होंगे, यह आपको सीधे ही यहाँ ले आएगा। अब देर न कीजिए, इससे पहले कि सितारे आसमान में उजल हो जाए और भयंकर घाटी में पहुँच जाना चाहिए। चंद्रसेन पंडित के साथ कालीन पर खड़े होते ही राजकुमारी से विदा ली। अपना ख्याल रखना राजकुमारी, हम अमरदीप के साथ जल्दी लौटेंगे। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है युवराज, हम आपके लौटने की बेचैनी से इंतजार करेंगे। और ठीक उसी पल खिड़की का फाटक खुल गया। अब मेरी इच्छा पूर्ण होने की ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ईश्वर आपकी रक्षा करेगी युवराज। और जैसे ही जादुई कालीन खिड़की से बाहर आया, छत पर मुंडेर पर बैठा सुंदर की नज़र राजकुमार पर पड़ी। ओह, यह चंद्रसेन, अब मुझे पास जाना चाहिए। अगली पर सुंदर ने छलांग लगाई और पंडित के पीछे कालीन पर जा बैठा। लेकिन न तो पंडित को और न चंद्रकांत को सुंदर की उस उपस्थिति का अभ्यास हुआ। कालीन आकाश में ऊंचाइयों पर छूता हुआ रोशनी की गति से भयानक घाटी की ओर उड़ता जा रहा था। तभी एकाएक चंद्रसेन ने पीछे मुड़कर देखा पंडित जी की तरफ। दुर्भाग्य से उसकी नज़र सुंदर पर पड़ी। सुंदर को अपने पास देखकर चंद्रसेन हर्षित स्वर में बोला, अरे मित्र सुंदर, मैंने तो समझा था तुमसे कभी मुलाकात नहीं होगी। यह बंदर हमारे साथ कहाँ से आ गया? खो। और सुंदर को देखकर पंडित का माथा ठनक गया। ओह, यह चमत्कारी बंदर मालूम होता है। कहीं कोई गड़बड़ न करे, मौका मिलते ही इसका सफाया कर दूंगा। और लेकिन पंडित के मनोभाव से अच्छी चंद्रसेन सुंदर की मौजूदगी की प्रशंसा प्रकट करता हुआ कह उठा, कभी कभी जीवन में अद्भुत संयोग हो जाते हैं। तुम्हें यहाँ अपने साथ देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है मित्र। सुंदर, ज़रा सावधानी से बैठना, हम वापस लौटना का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। तभी पंडित चंद्रसेन का ध्यान नीचे की ओर आकर्षित करता हुआ बोला, देखिए युवराज, देखिए हम नरसिंह सागर के ऊपर से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरें हमें निगलने के लिए उड़ी चली आ रही हैं। लेकिन इससे पहले चंद्रसेन खतरे को भाप पाता, यही मौका है इस बंदर से छुटकारा पाने का। जरा सी लापरवाही मौत का कारण बन जाएगी। साथियों, कालीन को मजबूती से थामे रखो। और जैसे ही पंडित चंद्रसेन ने सुंदर की तरफ बेखबर देखा तो जरा सी बच्चू नरभक्षी सागर में की भूख में था। और सुंदर की चीख सुनकर चंद्रसेन ने सिर घुमाया तो स्तंभ रह गया। धैर्य से काम लो युवराज, जो होना था वो हो गया। अपने मित्र को नरभक्षी सागर की लहरें की आगोश खींच ले गई। बेचारा बंदर। अगले ही पल वह पूरी ताकत से पुकारा, सुंदर सुंदर। और मन ही मन केशव पंडित सफलता पर खुशी हो रहा था, जबकि चंद्रसेन दुखी अंदाज में बुदबुदा था, मैंने तुम्हें पाकर एक बार फिर खो दिया। अफसोस है तुम्हारी कोई मदद न कर सका। और उधर सुंदर का शरीर नरभक्षी सागर की गहराइयों में चला गया। और तभी नागराज को ध्यान आया। उसने अगले ही पल, नाग कन्या मेरी मदद करो, नाग कन्या। और सुंदर ने अपने शब्द 3 बार दोहराए। परिणाम स्वरूप नाग कन्या अपने वचन के मुताबिक सुंदर की मदद के लिए पहुंची। आज अगर तुम मेरी मदद न करती तो मैं निश्चित ही मारा जाता, मगर अपना वचन कभी नहीं भूलते योगीराज। और थोड़ी देर बाद नाग कन्या समुद्र तट पर पहुंच गई। तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नाग कन्या। मैंने तुम्हारे कोई उपकार नहीं किया योगीराज।
अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नाग कन्या अदृश्य हो गई। और नाग कन्या को अदृश्य होते ही सुंदर असली रूप में आ गया और समधि समाधीन हो गया और जल्दी ही योगीराज से चंद्रप्रभा की मुलाकात में सफल हो गया। वो रहा युवराज, हम अपनी मंजिल पर से दूर नहीं हैं, आओ चलो। लेकिन अभी कुछ ही फासला तय कर पाए थे कि वो लगता है हम बचेंगे नहीं। चुप रहो बुज़दिल, अगर मौत को इतना ही डर लग रहा था तो आए ही क्यों। गुड़गु गुड़ुम बुड़ुम। संपूर्ण शक्ति एस पर्वत ऐसे हिल रहा था जैसे भयंकर भूचाल आ गया। तभी मानवो, तुम लोग को मौत ही यहाँ खींच लाई है। कौन हो तुम? ये भगवान कहाँ आ फंसा? मैं इस पर्वत का प्रहरी हूँ। जो मानव इस पर्वत से के रास्ते से भयंकर घाटी की ओर जाने की कोशिश करता है, मैं उसे मौत के घाट उतार देता हूँ। तुम पहले मनुष्य आए हो जिसे आज जिंदा लौट नहीं लौटा कर अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। इतना कहकर वो राक्षस ने जैसे ही चंद्रसेन को अपनी पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, ओह, इसका शरीर तो लोहे का बना हुआ है, जान पड़ता है। ताकत के बल पर इसे हराना मुश्किल है। मुझे इससे बचने का कोई उपाय करना होगा। वो चंद्रसेन का वार बेकार जाता देख पंडित भयभीत हो उठा। इससे टक्कर लेना लेना अपन अपन आपके या मेरे वश की नहीं है राजकुमार, बेहतर इसी में हम वापस चल दिए। इतना कहकर केशव पंडित पलट कर भाग खड़ा हुआ। लेकिन आई, मुझे मत मारो, मैं कान पकड़ता हूँ। आइंदा आइंदा पलट कर तुम्हारे इधर नहीं आऊँगा, मेरी जान बख्श दो। मौत के करीब देखकर पंडित बुरी तरह गिड़गिड़ाया और इधर मौका देखकर युवराज ने चंद्रसेन की बला की फुर्ती और बुद्धिमानता का प्रदर्शन करते हुए राक्षस की आंख का निशाना बनाकर खंजर फेंका। जो निशाना चूक था, मरा। फिर चंद्रसेन पीड़ा और क्रोध में पागल राक्षस को ललकारते हुए पहाड़ी के किनार तक ले गया। मूर्ख राक्षस, तू मुझे छू भी नहीं सकता, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्त, तूने मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाएगा? और इतना कहता हुआ राक्षस की आवाज़ की दिशा में तेजी से लपका। युवराज तेजी से अपना स्थान हट गया और राक्षस अपनी झोंक में हजारों फुट गहरी खाई में गिरता चला गया। और राक्षस का काम तमाम होते देख पंडित जमीन पर गिर कालीन को संभालता और बेधड़क चंद्रसेन के साथ नीचे उतरने लगा। की अरे मित्र सुंदर, तुम ठीक है? सपना तो नहीं देख रहा? यह कम वक्त बंदर बच गया, गनीमत है। यह बोल नहीं सकता, वरना मेरी पोल खुल जाती। और सुंदर उछलकर चंद्रसेन के कंधे पर आ बैठा। अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता मेरे दोस्त। और चंद्रसेन सुंदर को कंधे पर बैठाए हुए पंडित के साथ पहाड़ी की ढलान की ओर उतरता चला गया। समतल मैदान में जा पहुंचा और किंतु जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, अरे यह महल दाखिल होने का असंभव है। यह तो आग उगलने वाली दैत्य हमें जलाकर राख कर देंगे। लेकिन मंजिल को इतने करीब पाकर खाली हाथ लौटना जाना हमारे लिए मुश्किल है। और चंद्रसेन पंडित के साथ आगे की प्रतीक्षा करने लगा और आगे बढ़े। मैं अमरदीप हासिल करके ही वापस लौटूंगा। न जाने इसे मैं क्यों न जाने तो इसे मैं क्यों मरूं इसके साथ। और लेकिन अभी चंद्रसेन कुछ ही दूर गया था कि दैत्य
कार आग उगलने वाले जानवर महल की बुर्ज को पर मैदानी में आ गई। समझ में नहीं आता इन दैत्यों से कैसे काबू में पाया जाए। ठीक उसी क्षण अपने मित्र की जान खतरे में देख सुंदर ने एक बार फिर नागरानी का स्मरण कर रहा और मध्यमागी अगले ही पल हजारों नाग प्रकट हुए। हे ईश्वर, मैं ये क्या देख रहा हूँ? इतनी तादाद में नाग कहाँ से आ रहे हैं? और फिर नागों ने इतनी आसानी से दैत्यों को काबू में किया। और विश्वकारी दृश्य देखकर चंद्रसेन सतम खड़ा रह गया और उसी पल पंडित ने उसे सचेत किया। ओह, हमें देर नहीं करनी चाहिए। क्या सोच रहे हो युवराज साहब? रास्ता साफ है। अगर अवसर यही अवसर है महल में दाखिल होने का। किस्मत और कुदरत दोनों हमारे साथ दे रही है। अगर अगले ही ठीक पल दौड़ते हुए महल में दाखिल हुए और फिर वह जलाशय की तक पहुँचे ने कोई दिक्कत नहीं आई। बीच में मौजूद कमल के फूल को अमरदीप की रोशन था। लेकिन आखिर हम अमरदीप तक पर पहुँचने की देर है युवराज। अब किस बात की जाए? लाभ उठाते हुए अमरदीप की ओर। किंतु हम इस पतले बात से होकर अमरदीप तक कैसे पहुंच सकते हैं? और चंद्रसेन की दुविधा में पड़े देख पंडित बोल उठा। तो क्या आप अमरदीप को लिए बगैर ही वापस लौट जाएंगे? हरगिज नहीं। अगले ही पल चंद्रसेन सुंदर को किनारे पर छोड़ पतले बांसों पर चढ़ गया। जैसे तैसे अपना संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन अभी वह कुछ ही फुट दूर था कि दूरी तय कर पाया था कि वो यह रोने की आवाज़ कैसी। और तभी चंद्रसेन को रोने की आवाज़ें के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे कई हाथ पानी के अंदर से उभरते हुए चंद्रसेन के पैरों के पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। ओह, ये हाथ कितने, अगर मैंने इनके पैर पर आ गए तो, ओह कितने हाथ हैं। अगर ये मेरे पैर इनकी पकड़ में आ गया तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। चंद्रसेन मुश्किल से अपने पैरों को अज्ञात हाथों की पकड़ से बचा पाया। दोस्तों, आगे का भाग जल्दी पेश किया जाएगा आपके सामने।